लगाया 46 की प्लेस पर 16 का, है ना। तो आज जो इंटीग्रेशन था ना उसमें हमने -r2 + r जो डी करना था ना, भाई कोई म्यूटेड नहीं है, म्यूट कर ले भाई, देख ले, है ना। -r2 + r, कुछ याद आया? स्फीयर की रेडियस थी सेंटर O, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं +r और पीछे वाली पोजीशन को कहते हैं -r। और मैंने कहा था इस इंटीग्रेशन को आप 0 to 2r कर सकते हैं ना। यहाँ हमने एक, है ना, मिस्टेक छोड़ दी। तो अगर कोई इंटीग्रेशन -r से +r तक है तो उसको या तो इसी तरह से करें या फिर और इसको i = 2 0 to r di कर सकते हैं। तो ये जो 2 यहाँ लिख दिया था ना ऊपर 0 to 2r, 0 to 2r जो हमने लिख दिया था, यहाँ मिस्टेक थी। ये 2 कहाँ था? ये 2 प्रोडक्ट में आता है। तो लिमिट में जो 2r फिट कर रहे थे ना, वहां पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर लिमिट -r2 + r है तो उसका एक और ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ 0 to r। तो ये करना था, इस 2 को ऊपर पहुंचा दिया, ये एक मिस्टेक थी। जैसे आप लिमिट, बाकी सब कुछ सही था, इंटीग्रेशन बिल्कुल सही किया था, सब कुछ सही चल रहा था, बट लिमिट्स क्या थी? 0 to 2r कर रहे थे, जबकि होगा क्या? ट्वाइस ऑफ 0 to r। ठीक है, तो दो ऑप्शन जो थे, तो आप जो आपने लिखा भी था काफी बच्चों ने, तो जो इंटीग्रेशन किया था वो सब कुछ सही था, जहां लिमिट अप्लाई की थी ना वहां आपको क्या करना है? ट्वाइस ऑफ 0 to r। तो अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट आ रही है, और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किससे प्रोडक्ट है? 2 से प्रोडक्ट है। आपको जो फाइनल आंसर है i = 2/5 mr² रिसीव होगा। करके देखना है ना, बिल्कुल एक सीक्वेंस बताया था मैंने आपको, किस तरह से पार्टिकल के रिजल्ट से रिंग का, रिंग के रिजल्ट से डिस्क का, और डिस्क के रिजल्ट से स्फीयर का रिजल्ट रिसीव होता है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 8 की बात स्टार्ट करते हैं। सर, यस, कोई कुछ कह रहा है? सर वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे। हाँ भाई, किसी ने पूछा नहीं? देखो, एक ने तो पूछा। चैप्टर नंबर 7 में कुछ लास्ट क्वेश्चन थे ना, आपने कहा था हम भी करके देखेंगे, यहाँ से भी कहा था किसी ने। क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे, आई थिंक 3 ही थे। आप कुछ बोल भी रहे हैं घर से, 3 क्वेश्चंस। चलिए, आज जो आपको थोड़ा सा HW देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपको कंप्लीट करने हैं, उनको मैं कल पूछूंगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि HW, कल पूछूंगा कि बताइए आपने 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या कुछ पार्ट हो गया, या एक भी नहीं हुआ। बुक सबके पास है घर पे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, कुछ तो एक्स्ट्रा मैंने करवाए, सारे की लास्ट की कह रहे हैं 3 क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोग ट्राई करना आज ही। एज अ HW आपको कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ना, दिमाग दौड़ाना कि आप कितना कर पाते हैं। फिर आप थोड़ा सा करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा काम जल्दी हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। पर सारे क्वेश्चंस आप रीड करके एक बार कोशिश करना कि कौन से फॉर्मूलाज काम आएंगे, कैसे आएंगे। ठीक है, ओके। तो कल हम लोग बात करते हैं उनकी भी। सिस्टम घूम गया पूरा। ओके, चैप्टर नंबर 8 क्या नेम है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था न्यूटन का। आपने कहानी सुनी होगी कि वो एप्पल ट्री के नीचे बैठा था, उसके सर पे एप्पल गिरा, तो उसने सबसे पहले सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया, है ना, अर्थ की तरफ ही क्यों आया, टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, ऐसा ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो बस उस सबसे पहले सोचा किसने? ऐसा कहते हैं न्यूटन ने इसके बारे में सोचा था कि पृथ्वी, हमारा जो अर्थ इतना बड़ा प्लेनेट है, उसका बहुत बहुत ज्यादा मास है, ठीक बात है, और एप्पल का भी कुछ तो मास। तो मासेस के बीच में, बिटवीन 2 बॉडीज, मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। सबसे पहले सोचा किसने? न्यूटन ने। भाई न्यूटन ने नहीं सोचा तब भी कर तो रही था, बट प्रैक्टिकली सोचा कि इसने फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया कि इसने न्यूटन, सारा क्रेडिट किसको चला गया? न्यूटन को। तो ग्रेविटेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। चैप्टर का नेम लिख दिया, फर्स्ट हेडिंग लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो थोड़ा देख लें आप, सामने हेडिंग सबने लिख दिया ना। अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स की, अगर यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है ऑफ मास m1 और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक दूसरी बॉडी है ऑफ मास m2। यूनिवर्स में जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं वो मोस्ट ऑफ आप देखेंगे स्फेरिकली है ना। कोई एस्ट्रोनॉट हो तो बात अलग है, जो प्लैनेट्स हैं वो स्फेरिकल हैं। तो अगर एक बॉडी है ऑफ मास m1, दूसरी बॉडी है ऑफ मास m1 और सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है r, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अट्रैक्शन फोर्स F से, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स m2, अट्रैक्ट करती है इसी की तरफ विद सेम फोर्स F, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले ये बात बताई थी न्यूटन ने। फर्स्ट चैप्टर में आपको 4 फोर्सेस के नेम बताए जाते हैं। आपके सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 4 फोर्सेस के नेम बताए जाते हैं कि इस यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस के बीच में या मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करता है, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्शंस होती है, अल्फा बीटा पार्टिकल एमिट्स होते हैं तो उनमें रिपल्शन फोर्स वर्क करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यूनिवर्स में अब तक जो नोन फोर्सेज हैं वो 4 फोर्सेज हैं, उन्हीं को कहते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। उसमें एक ग्रेविटेशन फोर्स भी है, उसको डिटेल में आप स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, विच इज ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने अपना एक लॉ रिलीज कर दिया। लॉ मतलब, लॉ हम किसको कहते हैं, अगर कोई एक्शन, कोई एक्ट ऑलवेज सेम मैनर में हो, जैसे इस डस्टर को मैं यहाँ से रिलीज कर दूं ये नीचे गिरेगा, कल आकर वापस रिलीज करूं ये नीचे गिर रहा है, ऑलवेज यही हो रहा है, इसका मतलब कोई लॉ काम कर रहा है, समझ रहे, कोई लॉ वर्क कर रहा है। वो लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ क्या होता है, अगर कोई एक्शन, कोई एक्ट ऑलवेज सेम मैनर में हो तो इसका मतलब वहां कोई लॉ वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो मैंने जनरल डिस्कशन के लिए, पूरे जनरल डिस्कशन के लिए ना, ये तो हमारी गैलेक्सी है, हमारा सोलर सिस्टम है, अगर आप यूनिवर्स में कहीं दूसरी जगह पर डिस्कशन करें तब भी ये लॉ पूरे यूनिवर्स में काम करता है। अगर 2 बॉडीज हैं, उनका कुछ मास है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो उनके मासेस और उनके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करेगा कि उनके बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना है, सॉरी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इन न्यूटन कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, हमारे प्लेनेट अर्थ पर अगर कोई पर्सन है ना, उसका मास 60 kg है, जी की वैल्यू अगर आपको कहें 10, तो उस पर्सन का अर्थ पर वेट कितना है, 600 न्यूटन। प्रूव सब जानते हैं, इतनी सिंपल सी बात। मास पर्सन का है 60 kg, जिस प्लेस पर वो है अर्थ के सरफेस पर, वहां पर हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका वेट इतना हो गया। सेम पर्सन अगर किसी बड़े प्लेनेट पर चले जाए, किसी बड़े प्लेनेट का नाम बताओ, जुपिटर, अर्थ से बहुत बड़ा है कहते हैं, जुपिटर बहुत बड़ा है। तो अगर जुपिटर के सरफेस पर वो पर्सन चला जाए, मास तो उतना ही है 60 kg, बट जुपिटर के सरफेस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना। हो सकता है यहाँ से 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम ज्यादा हो। अगर मान लो किसी प्लेनेट पर, अब जुपिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्लेनेट जो अर्थ से हैवी है, अर्थ से बड़ा प्लेनेट है, वहां पर जी की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम पर्सन का
उस प्लेनेट पर वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा, प्रोडक्ट करोगे ना, 2400 न्यूटन हो जाएगा। तो वेट एक्चुअल में क्या होता है? तो वेट वो फोर्स है, वेट वो फोर्स है जिससे प्लेनेट पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे हमारा जो भी वेट है, आपको पता है वेट क्या होता है? mg। सोसाइटी में आप जाओगे तो वेट को मास ही समझ लेते हैं, आपको अच्छे से पता है वेट क्या होता है। वेट होता है m इंटू जी इन न्यूटन। तो वेट एक्चुअल में क्या है? वेट वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है जिससे प्लेनेट पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे प्लेनेट पर चले गए जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो मास बहुत ज्यादा है तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा हमें, और हम बहुत हैवी फील करेंगे वहां पर। आपने सुना होगा मून पर जो भी है ना साइंटिस्ट लोग जाते हैं वो लाइट फील करते हैं। लाइट फील क्यों करते हैं? मून का मास अर्थ की कंपैरिजन में कम है। अगर मून का मास कम है तो वो पर्सन को कम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना। आपने सुना होगा ना हाई टाइड, लो टाइड, ओशियंस में जहां पर जो बीच एरियाज में रहते हैं वो तो डेली का काम है, देखते हैं। तो मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कॉज है किसका? हाई टाइड लो टाइड का। जब मून अर्थ के क्लोज होता है हाई टाइड आ जाती है, जब मून अर्थ से दूर होता है लो टाइड आ जाती है ना। तो अगर मासेस की बात करें तो वाटर का बहुत सारा मास है, मून का भी मास है। तो जब रोटेशन इस तरह से होता है कि वाटर और मून के बीच का डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होता है तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। तो वाटर शिफ्ट होता है, वाटर थोड़ा सा है ना अपना शेप चेंज कर लेता है। कोई रिजिड तो है नहीं, है ना, कोई माउंट एवरेस्ट तो है नहीं कि फिक्स रहेगा, रिजिड रहेगा, अपना शेप ही चेंज नहीं करेगा। वाटर अपना शेप चेंज करता है और हाई टाइड लो टाइड आती है। तो इन सब का पीछे का कॉज क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा अट्रैक्शन फोर्स? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो अब हम लॉ की बात कर लेते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में दे दिया कि अगर मासेस हैं तो अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, अट्रैक्शन होगा। बट आप सोचें कि एक स्टूडेंट बैठा है और दूसरा फ्रेंड उसके पास बैठा है, दोनों का मास है ना, कोई अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? कि इसलिए नहीं हो रहा है कि हम जहां रहते हैं चारों तरफ कुछ ना कुछ है। जैसे मेरे पीछे देखो तो ये वॉल है, सामने वॉल है, नीचे फ्लोर है, सब तरफ हम क्या है? हम सब तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड हैं, बट वर्टिकली बैलेंस्ड नहीं है। हॉरिजॉन्टली तो बैलेंस्ड है, सब तरफ अट्रैक्शन फोर्स है और बैलेंस हो गए, बट वर्टिकली ऊपर तो कोई प्लेनेट नहीं है। नीचे हमारे बहुत बड़ा प्लेनेट है अर्थ, तो नेट फोर्स कहाँ होता है? वर्टिकली डाउन। अगर ऐसा का ऐसा प्लेनेट एक ऊपर भी होता तो हो सकता है हम जीरो ग्रेविटी फील करते, नेट फोर्स जीरो हो जाता ना, नेट फोर्स जीरो होता। बट पूरा का पूरा प्लेनेट हमारे नीचे है तो नेट फोर्स भी क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अगर आपको बहुत अर्थ से बहुत बहुत दूर जाकर एक्सपेरिमेंट करना हो, बहुत दूर, और बिल्कुल जीरो ग्रेविटी में आप चले जाएं और किसी 5 kg के स्फीयर को आप सस्पेंड कर दें और उसी के पास एक और 5 kg के स्फीयर को सस्पेंड करें, तो आप देखेंगे इनके बीच में अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनके आसपास कोई मास नहीं है, बस ये दो ही हैं। एक का इफेक्ट दूसरे पर होगा, दूसरे का पहले पर होगा। बट यहाँ पर पॉसिबल क्यों नहीं है? यहाँ चारों तरफ मैटर ही मैटर है, मैटर ही मैटर है। बस नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है क्योंकि रिजल्टेंट मास नीचे ही है पूरा अर्थ। ओके, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट तो दिया आपको। अब क्योंकि ये बहुत बहुत इजी है, लेकिन जब हम लास्ट में प्रोजेक्टाइल सॉरी एस्केप स्पीड की बात करेंगे, ये जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड करते हैं हम अर्थ से बाहर, वो ग्रेविटी को कैसे क्रॉस कर पाते हैं, जब उनकी बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, तो आपको अपना दिमाग थोड़ा सा बहुत ओपन करके सोचना पड़ेगा। ओपन करके सोचना होगा कि एक ही प्लेनेट नहीं होता, पूरा सोलर सिस्टम बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में। हर एक प्लेनेट का इफेक्ट दूसरे प्लेनेट पर भी है। अगर एक प्लेनेट डिस्टर्ब होता है तो उसका इफेक्ट दूसरों पर भी आता है, क्योंकि म्यूचुअली ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर होता ही होता है ना। सन का सबके ऊपर है, क्योंकि सन का आपने सुना होगा, सन बहुत बड़ा स्टार है। अर्थ के कंपैरिजन में सन का मास, सन का साइज बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है।
जुपिटर का जो एग्जांपल आपको बता रहे थे। तो अब कुछ बातें तो हमने कर ली, अब कुछ लिखने का काम कर लेते हैं। हेडिंग लिख लिया, अब आपको स्टेटमेंट बताते हैं जो न्यूटन ने रिलीज किया था। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, इट स्टेट्स दैट, भाई किसी का माइक म्यूटेड नहीं है, तो कौन है? हाँ भाई ठीक है, हो गया, दिखता है म्यूट। तो इन्वर्टेड कॉमा अब लिखिए, इट स्टेट्स दैट every body in universe attracts with an attraction force, to another body, अभी बहुत पिक्चरबाजी है। तो अभी तो एक बात बताइए कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता ही है। ठीक है, आगे लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अट्रैक्शन फोर्स, the magnitude of this attraction force is अब उस लाइन में मत लिखना, नो फुल स्टॉप नो कॉमा, इज लाइन चेंज करके फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इज फर्स्ट पॉइंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the magnitude of this attraction force is, first point, directly proportional to product of masses of directly proportional to the product of masses of the two bodies, directly proportional to product of masses of the two bodies, that is F is proportional to m1 into m2, F is proportional to m1 into m2। F क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को हमने कुछ नेम प्रोवाइड किया हुआ है, नेम दिया हुआ है, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। मासेस एक दूसरे के बीच में जो अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके। एंड करके एक और पॉइंट बनाइए, एंड लाइन चेंज करके सेकंड पॉइंट। दो ही पॉइंट है और लर्न करने पड़ेंगे, हो जाएगा। तो यूनिवर्स में अगर दो बॉडीज आपने सेलेक्ट कर लिए कि इन्हीं पर डिस्कशन करना है, तो उन बॉडीज के मासेस चाहिए आपको, मासेस का प्रोडक्ट, और फोर्स क्या होगा? m1 इंटू m2 के प्रोपोर्शनल। अब ये जो लॉ हम कह रहे हैं, लॉ, तो लॉ मतलब यूनिवर्स में जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कशन हुआ तो फोर्स ऑलवेज किसके प्रोपोर्शनल मिला? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दी टू बॉडीज, ऑलवेज प्रोपोर्शनल मिला। अगर मासेस ज्यादा हैं, फोर्स ज्यादा मिला, मास कम कर दिया तो फोर्स कम हो गया। आपको एग्जांपल दिया, अगर आप मून पर चले जाएं, आप लाइट फील करेंगे, रीजन? फोर्स कम लग रहा है आप पर। अगर आप जुपिटर पर चले जाएं, बहुत हैवी फील करेंगे, रीजन? आपका मास तो कांस्टेंट है बट प्लेनेट का तो चेंज हो गया ना, तो प्रोडक्ट तो चेंज हो गया। अगर इसी प्लेनेट पर कम मास का कोई पर्सन है तो वो लाइट फील करता ही है, रीजन? उसका मास कम है। तो मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सेकंड पॉइंट स्टार्ट कीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them, inversely proportional to square of distance between them, that is f प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है बट 1/r² हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब ये भी एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है, न्यूटन ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए होंगे तब पता लगा उसको। बॉडीज है ना, दो बॉडीज पास में है तो अट्रैक्शन फोर्स इसका मतलब स्ट्रांग होगा। सेम बॉडीज को अगर ज्यादा डिस्टेंस पर कर दें तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है और रैपिडली वीक होता है। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन देम। ओके, तो न्यूटन ने ये दो फैक्टर्स बताए थे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स, मासेस डिस्टेंस। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो लिखिए लाइन चेंज करके, फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, F is proportional to m1 into m2 upon r², F is equal to g m1 into m2 upon r²। तो फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन किया, देन प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट अप्लाई किया, कैपिटल G। तो कैपिटल G तो एक कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स बहुत 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 बड़ा है, पूरे यूनिवर्स में इस G की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। तो उसकी वैल्यू आपको लर्न करनी चाहिए, आपको लर्न करनी होगी। हियर G equal to 6.67 into 10 to the power minus 11, 6.67 into 10 to the power minus 11। ये जितने भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं ना फॉर्मूलाज में, इनकी वैल्यू कैसे पता लगती है? एक्सपेरिमेंट करने के बाद। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमें G की वैल्यूज हमेशा इतनी ही बताती है, एक्सपेरिमेंट करके। जैसे जीरो ग्रेविटी में आपने दो बॉडीज पहुंचा दी है ना, आपको m1 पता होना चाहिए, m2 भी पता होना चाहिए। भाई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बॉडीज आप ही ने सेलेक्ट की है और उनके बीच का सेपरेशन भी आपको पता है कितना है, ठीक है। अब कुछ मशीन्स होती है, जैसे आपने सुना है ना एक स्प्रिंग वाला वेटिंग सिस्टम होता है, आप नीचे ऊपर अटका देते हैं, स्प्रिंग में एक्सपेंशन आता है। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, उनको रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो किसके इक्वल है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल है। तो इस बॉडी पर कितना फोर्स है वो भी पता कर लो, m1 पता है, m2 पता है, r पता है, फोर्स भी पता कर लिया। तो जब आपने 1 2 3 4 ये सब पता है तो आप g कैलकुलेट कर लेंगे ना। और जब भी एक्सपेरिमेंट करके g की वैल्यू पता करते हैं, ऑलवेज क्या रिसीव होती है? यूनिवर्स में कहीं भी जाके करते हैं यही रिसीव होती है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप चाहे तो लिख सकते हैं, जी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी होगी, न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो ये यूज लेनी होगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और वैल्यू है 6.67 10 to the power minus 11। हाँ, मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ, आप मुझे हेल्प करो इसकी यूनिट बताने के लिए। कैपिटल जी की यूनिट, और यूनिट कहां से आती है? कांस्टेंट जिस फॉर्मूले में है उसी फॉर्मूले से मिलती है यूनिट। तो कांस्टेंट जी किस फॉर्मूले में है? इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले से मिलेगी। देखिए सही लिखा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से कैपिटल जी की यूनिट आपको क्या रिसीव होती है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सही बात। तो एक लॉ तो आपको बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ईच एंड एवरी बॉडी ऑफ इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी इन यूनिवर्स। और वो जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो दो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स भी हमें न्यूटन ने बताए थे।
directly proportional to the product of masses of the two bodies, inversely proportional to the square of distance between them, separation between them. हो जाएंगे 2 पॉइंट याद? तो पहले तो स्टेटमेंट ऊपर लिखा, हेड पर क्या लिखा? लॉ के जस्ट बाद, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी, अट्रैक्ट्स क्या लिखा? attracts with an attraction force to another body. The magnitude of this attraction force is, फिर ये पॉइंट चालू हो गए, the magnitude of attraction force is directly proportional वाली ये बात, inversely proportional वाली, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं, एक काम तो हुआ, नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं। देखिए, तो इसको और जब यूज आएगा, सेकंड पॉइंट फिर से बोल सकते हो क्या सर? क्या कह रहे हो सर? सेकंड पॉइंट फिर से बोल सकते हो क्या सर? अच्छा, सेकंड पॉइंट, भाई सेकंड पॉइंट सुन लो, तो पूछ रहा है वैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ, अब आई थिंक लेफ्ट साइड में या राइट साइड में थोड़ा स्पेस है क्या? थोड़ा सा स्पेस होगा, नहीं तो आपके पास जहां स्पेस है वहां पर इतना काम आप कर लो। दो बॉडीज आपको दिखानी है ऑफ मास m1 एंड m2 और इनके बीच का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन आपको दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर F, यहाँ पर F, तो m1 बॉडी पर F फोर्स है, m2 पर भी F फोर्स है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, ये अट्रैक्शन फोर्स पेयर में होता है। फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है ना। तो ये जो न्यूटन, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये ऑलवेज पेयर में होता है। इसका मतलब आप समझ लो, अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप भी सेम फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट आपका मास बहुत कम है, आपका मास बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में। तो A इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन M, है ना। तो F क्या है? F वो फोर्स है जिससे अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, और M हमारा मास है। तो बिकॉज हमारा मास बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में, तो एक्सेलरेशन हमारा ज्यादा होता है, हम एक्सेलरेट हो जाते हैं अर्थ की तरफ, और इक्वल फोर्स से आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अर्थ के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? F अपॉन मास ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। बिकॉज फोर्स तो उतना ही है, बट एम ई इतना ज्यादा है कि एक्सेलरेशन अर्थ का नेग्लिजिबल होता है, अर्थ आपकी तरफ एक्सेलरेट नहीं हो पाती है और आप बहुत ज्यादा उसकी तरफ एक्सेलरेट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन कॉज। ओके, तो एक्शन रिएक्शन का ये पेयर होता है। फर्स्ट बॉडी सेकंड को अट्रैक्ट कर रही है तो सेकंड फर्स्ट को अट्रैक्ट करती है इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है, आपने मे बी 9th क्लास में अब अगर पढ़ा हो तो कैपलर का नाम सुना है? कैपलर, तो उसने भी ये जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेटरी मोशन होता है ना, उसके बारे में काफी कुछ बताया था और काफी पहले, बहुत पहले बता दिया था कैपलर। हेडिंग लिखना है आपको, कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ। और ये जो कैपलर के लॉज हम पढ़ेंगे, लॉज, कैपलर्स लॉज, एस इसलिए लगाया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके टोटल 3 लॉज हैं और वो आपको आज पढ़ने, कल पूछ सकता हूं मैं आपसे, है ना, इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पॉइंट में याद कर लेना, पहले क्या है पैराग्राफ, फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दैट्स इट, है ना। कैपलर्स लॉ, और ये प्लैनेटरी जो मोशन होता है हमारा, प्लैनेटरी मोशन सोलर सिस्टम में, सारे जो लॉज हैं कैपलर्स के, जितने भी लॉज हम पढ़ेंगे सब है रिगार्डिंग प्लैनेटरी मोशन। तो जब कैपलर ने अपने लॉज रिलीज नहीं किए थे, तब क्या माना जाता था? बहुत पहले तो ये माना जाता था कि हमारा जो प्लैनेट है ये स्टेशनरी है और सन इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, क्योंकि जो दिखता था वो एज्यूम कर लेते थे।
आपको भी ये दिखता है ना, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, देखो लैंग्वेज भी वही चली आ रही है। सनराइज होना, सनसेट होना मतलब जैसे सन घूम रहा है, बट आपको पता है सन तो स्टेशनरी है, प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, और प्लैनेट्स भी उनके दो दो रोटेशन है, एक तो ऑर्बिटल मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो रोटेशनल मोशन से तो डे नाइट बनते हैं और ऑर्बिटल मोशन से बनते हैं सीजन्स, है ना। ये जो हमारे 365 राइट 2.5 365.25 डेज, इतने दिन लगते हैं एक राउंड कंप्लीट होने में। अर्थ अपने ऑर्बिट में एक राउंड कंप्लीट करती है सन का इतने टाइम, है ना। हर 4 ईयर में आप देखते हैं ना, लीप ईयर आता है तो 0.25 करके 1 हो जाता है ना। 366 एक लीप ईयर आता है, तो ये तो होता है। और 24 आवर्स में वो अपना एक, है ना, स्पिन कंप्लीट कर लेती है अर्थ अपनी ओन एक्सिस के अबाउट। तो ये सब चलता है। हाँ, केपलर ने क्या बताया था, केपलर ने जो ऑर्बिटल मोशन है उसके लिए बताया था। तो स्पिन मोशन होता है 24 आवर्स में, उसके बारे में नहीं। अर्थ का सन के अबाउट जो ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मोशन, उसके रिगार्डिंग केपलर ने बताया था। अर्थ का क्या, हर प्लेनेट पर वो लॉ अप्लाई होता है। देखिए, तो केपलर्स लॉज लिख दिए, है ना। तो इसके अंदर लिखिए केपलर gives 3 basic laws. Kepler gives 3 basic laws regarding planetary motion, about sun, regarding planetary motion about sun. तो केपलर ने जो 3 लॉज दिए थे वो प्लैनेटरी मोशन के लिए थे अबाउट सन। अब लिखिए आप केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना। तो पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद। तो केपलर ने जब अपने ये लॉज रिलीज नहीं किए थे, तब क्या माना जाता था, तब क्या एज्यूम किया हुआ था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करते रहते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट मानी जाती थी, सर्कुलर। बट केपलर ने बताया था सबसे पहले कि प्लैनेट्स सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग नहीं करते, प्लैनेट्स सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ऑर्बिटिंग करते हैं। अब ये एलिप्स क्या होता है, एलिप्स जिस तरह से सर्कल होता है, सर्कल, तो सर्कल में आप एलिप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको, है ना। तो 10th क्लास में आपने सर्कल पढ़ा होगा ना, मैथमेटिक्स में सर्कल 10th क्लास में, आई थिंक 10th चैप्टर होगा, सर्कल होगा या नहीं था, है ना। तो आप में से कौन कोई समझदार है जो मुझे सर्कल की डेफिनेशन बता सकता है? 10th क्लास के 10th चैप्टर में स्टार्टिंग में होती है, अभी भी लिखी हुई होगी आपकी टेक्स्ट बुक में। सर्कल क्या होता है, मैथमेटिक्स में बहुत एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सर्कल की। तो सर्कल की डेफिनेशन कहां से आती है? द लॉकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point in same plane. Locus of all the points in a plane which are equidistant from a point in same plane. तो उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, वो कलेक्शन, वो पाथ क्या है? सर्कल, सर्कल, है ना। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर ऑफ द सर्कल कह देते हैं, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस, उसको रेडियस ऑफ द सर्कल कह देते हैं, है ना। इलिप्स क्या होता है? तो इलिप्स के लिए आपको सोचना होगा, अगर एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और उस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में एक लेयर हमने बिछा दी, किसकी? सैंड की, ठीक है। सैंड बिल्कुल हमने वहां पर बिछा दिया, तो उस ग्राउंड पर आप 2 आयरन नेल डिग कर दो, फिट कर दो,
आयरन नेल समझ गए, बड़े बड़े आयरन के कीले बोल सकते हैं, आयरन नेल्स बोल सकते हैं। हमने दो बिल्कुल ग्राउंड के अंदर डिग कर दिए, फिट कर दिए अच्छे से, और एक हमने ली रॉप, ज्यादा थिक नहीं है, नॉर्मल है, थिन, और इन दोनों आयरन नेल से हमने उसको टाई कर दिया। ठीक है, रॉप का एक एंड एक आयरन नेल पर, दूसरा एंड दूसरे आयरन नेल पर, S1 S2। अब ये जो रॉप आपको दिख रही है ये स्ट्रेच्ड नहीं है। अब रूल क्या है, आपने इस रॉप को स्ट्रेच किया इस तरह से, है ना, स्ट्रेच किया, जैसे ये कोई मेरे पास स्टिक है और स्टिक से मैंने यहाँ फिट किया और उसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, और इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया P। अब रूल क्या है, आपको S1 S2 के अबाउट, है ना, ऑर्बिटिंग करनी है। और कैसे ऑर्बिटिंग करनी है, इस रॉप को स्ट्रेच किए हुए। S1P S2P ऑलवेज क्या होगी, लेंथ ऑफ द रॉप, सही बात है। S1P S2P क्या है, S1P प्लस S2P क्या है, लेंथ ऑफ द रॉप। तो अगर मैं स्ट्रेच किए हुए एक ट्रिप पूरा कर लूं, और बिकॉज मेरे हाथ में क्या है, एक स्टिक, तो वो जो सैंड है उस पर एक बाउंड्री बन जाएगी ऑर्बिटिंग की। तो वो जो बाउंड्री बनेगी, आप देखेंगे वो जो बाउंड्री बनेगी, वो बाउंड्री क्या होगी, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, वो शेप क्या होगा, इलिप्स। इलिप्स इलिप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इलिप्स के किसी भी पॉइंट से S1 S2 की डिस्टेंस का सम करोगे, S1P प्लस S2P, तो वो ऑलवेज क्या मिलेगा, कांस्टेंट लेंथ ऑफ द रॉप। तो इलिप्स कुछ ऐसा होता है ना। इलिप्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, क्या इलिप्स क्या होता है, locus of all the points in a plane where sum of distance of the point from the 2 points in the plane always constant, always constant। तो एक ही प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी उन 2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट हो, तो वो होता है इलिप्स। फिजिक्स का पार्ट नहीं है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट सर्कल इलिप्स में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बता देते हैं कि एक मेटेलिक रिंग है और उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दो तो वो सर्कुलर नहीं रहती है, वो कैसी हो जाती है, इलिप्टिकल। तो सर्कल को थोड़ा सा कंप्रेस कर दें तो वो कैसा हो जाता है, इलिप्टिकल, ऐसा कह देते हैं। बट टेक्निकली इलिप्स कुछ और होता है, उसको कंप्रेस करने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इलिप्स नहीं होगा, दिखता वैसा है। आइडियली इलिप्स क्या होता है, 2 पॉइंट एक ही प्लेन में है, 2 पॉइंट, अगर S1 S2 कॉन्साइड हो जाए तो इलिप्स क्या हो जाएगा, सर्कल। अगर S1 S2 को कॉन्साइड कर दें तो S1P S2P रेडियस के इक्वल हो जाएंगे दोनों लेंथ, है ना। तो इलिप्स कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बनाने का तरीका बता दिया। आइडियल अगर P पॉइंट यहाँ होगा, ध्यान से देखें, तो S1 से P का डिस्टेंस कम हो गया बट S2 से बढ़ गया, बट S1P S2P सम कितना होगा, ऑलवेज वही, ऑलवेज वही। इस तरह से इलिप्स होता है। तो इलिप्स के बारे में क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि फर्स्ट लॉ में केपलर ने इलिप्स वर्ड यूज लिया है, तो इलिप्स क्या होता है वो पता होना चाहिए आप। अब लॉ लिखिए आप, अभी तक लिखा तो नहीं ना। तो केपलर्स ने क्या कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ऑर्बिटिंग करते हैं। और सन कहाँ है, सन प्रेजेंट वन ऑफ इट्स फोकस, वो जो मैं S1 S2 दिखा रहा था ना यहाँ पर 2 पॉइंट, तो दोनों को हम क्या कहते हैं, फोकस ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, सर्कल में तो एक सेंटर होता है बट इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। फोकस से इलिप्स के किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आता है। तो लिखिए, फिर डायग्राम बनाना। देखिए, it states that every planet revolves around the sun. It states that every planet revolves around the sun in
in elliptical orbit, in elliptical orbit, in elliptical orbit, where sun is present, where sun is present one, where sun is present one of its focus, where sun is present one of its focus. It's for elliptical orbit. elliptical orbit है, elliptical path है, तो दो फोकस होते हैं, तो सन एक फोकस पर प्रेजेंट होता है. ओके, तो अब आपको इन्वर्टेड कॉमा तो क्लोज करना है. तो फर्स्ट लॉ में केपलर ने क्या बताया? ओनली वन इंफॉर्मेशन, सन के अबाउट प्लैनेट्स कैसे ऑर्बिट्स में ऑर्बिटिंग करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में. और दूसरी इंफॉर्मेशन आप मान लें तो क्या बताया? वेयर सन इज प्रेजेंट वन ऑफ इट्स फोकस, वन ऑफ इट्स फोकस. अगर इसको मैं मान लूं प्लैनेट और ये सन है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन. बनाना है डायग्राम, सन की पोजीशन दिखानी है, प्लैनेट की पोजीशन दिखानी है. ओके, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दिया, सन बना दिया, प्लैनेट दिखा दिया. एक दूसरा फोकस भी होगा यहाँ पर, दो फोकस होते हैं, एक फोकस पर सन होता है. ओके, सेकंड, तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्यों कहते हैं पता लग गया होगा. लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. सेकंड केपलर्स सेकंड लॉ. केपलर्स सेकंड लॉ लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में. हाँ, ये जो सेकंड लॉ है इसको लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं. लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ ऑर्बिट इसको कह सकते हैं, इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं. तो उसको पहले समझिए आप बात को, है ना. जैसे हमारे जो 4 व्हीलर्स होते हैं इसमें वाइपर होता है, तो रेनी सीजन में बड़ी जरूरत रहती है वाइपर की. तो वाइपर का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो स्वैप करता रहता है ना, स्वैप करता रहता है. तो यहाँ पर वो स्वैप वर्ड हम यूज लेंगे और एक वर्चुअल लाइन की हम बात करेंगे. लेट ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, कंसीडर कर लिया हमने, इमेजिन कर लिया. यहाँ पर एक फोकस है और इस फोकस के यहाँ पर सन को दिखा दिया. ठीक है, प्लेनेट की कुछ पोजिशंस में आपको दिखा रहा हूँ. लेट किसी इंस्टेंट पर प्लेनेट यहाँ पर है, किसी इंस्टेंट t1 पर प्लेनेट यहाँ पर है. ठीक है, और प्लेनेट रिवॉल्व करते करते किसी दूसरे टाइम t2 पर यहाँ पहुंच गया. तो t1 टाइम से t2 टाइम तक प्लेनेट यहाँ से यहाँ पहुंचा है. और ये जो मैंने लाइन कनेक्ट की है, ये लाइन क्या है? द लाइन जॉइनिंग टू प्लेनेट एंड सन. प्लेनेट के सेंटर और सन के सेंटर को कनेक्ट करने वाली एक लाइन मैंने बनाई है. और ये जो शेडेड एरिया मैं बता रहा हूँ, ये वो एरिया है जो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में उस लाइन ने स्वैप किया है. किस लाइन ने? उस लाइन ने जो प्लेनेट सन को कनेक्ट कर रही है. वर्चुअल लाइन इमेजिन कर सकते हैं जो प्लेनेट के सेंटर और सन के सेंटर को कनेक्ट कर रही है. उस लाइन ने इस टाइम इंटरवल में कुछ एरिया स्वैप किया है, वो एरिया आप देख रहे हैं. अब उस डायरेक्शन में देखें. लेट प्लेनेट यहाँ पर है किसी टाइम t3 पर, ये t1 टाइम, यहाँ t2 टाइम, किसी t3 टाइम पर प्लेनेट यहाँ पर था. और t3 टाइम के बाद t4 टाइम पर प्लेनेट यहाँ पहुंच गया. तो प्लेनेट को सन से कनेक्ट करने वाली लाइन आप देखें, प्लेनेट को सन से कनेक्ट करने वाली लाइन आप देखें. तो t4 माइनस t3, दिस इज टाइम इंटरवल. तो केपलर ने
इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये लॉ बहुत ही अच्छा है। केपलर ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर यहाँ पर टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 और यहाँ पर टाइम इंटरवल t4 माइनस t3, अगर t4 माइनस t3 टाइम इंटरवल इक्वल हो t2 माइनस t1 के, तब ये जो शेडेड एरिया दिखा रहा हूं मैं, ये वाला एरिया इसके बराबर होगा, ये वाला पूरा एरिया इसके बराबर होगा। कब? अगर टाइम इंटरवल सेम है तो। ऑलवेज जो चीज होती है वो लॉ बन जाती है, जो चीज ऑलवेज ऐसी हो लॉ बन जाती है। अब लॉ क्या है? तो लॉ में केपलर ने कुछ ऐसा कहा था, क्या? सुन ले पहले। अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग टू प्लैनेट एंड सन स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। एक बार वापस सुन लो। द लाइन जॉइनिंग टू द प्लैनेट एंड सन, the line joining to planet and sun swaps equal area in equal time interval। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो जो एरिया स्वैप किया है वो भी सेम होगा, है ना, इस तरह से। तो आप सोचिए जब प्लैनेट सन के नियर होता है तो वो यहाँ पर एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाती है, और जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। तो अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करती है। जब हम सन के थोड़ा नियर होते होंगे ना, इलेप्टिकल पाथ है तो कभी हम सन के नियर आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, सीजन इसी से बनते हैं। ओके, तो लिखिए, डायग्राम बाद में बनाना। तो लॉ ऑफ एरिया केपलर सेकंड लॉ भी कहते हैं, और जैसे न्यूटन के लॉज है ना, नंबरिंग, अगर आपसे कोई पूछे न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो फिट है वो। जैसे आपसे पूछे न्यूटन सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप थर्ड ही बोलेंगे, नंबर से फिक्स है, वो जॉइंट है। थर्ड इक्वेशन के प्लेस पर फर्स्ट थोड़ी लिख दोगे। वैसे ही सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया फिक्स है। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स फिक्स है। फर्स्ट सेकंड के साथ आपको, है ना, ज्वाइंट करना है, कुछ भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते इसमें। देखिए, इट स्टेट्स दैट the line joining to planet and sun, the line joining to planet and sun swapped equal area in equal time intervals। इसमें एस लगा देना, बिकॉज ये ऑलवेज होता है ना, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एस लगा देना। स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, फुल स्टॉप। तो लॉ ऑफ एरिया याद रह जाएगा, है ना। तो हमारे प्लेनेट की बात नहीं है, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट्स हैं उन सब पर एप्लीकेबल है ये लॉ। लास्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम है, कुछ टाइम ओवर, देखो कितने मिनट्स कुछ बचा है क्या, है ना। तो थर्ड हो नहीं पाएगा, केपलर के ये दो आप लर्न कर लेना। थर्ड लॉ कल हम स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स है वो, है ना, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। हर प्लेनेट को रिवॉल्व करने में अलग अलग टाइम क्यों लगता है उसकी हम कल बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मतलब मंडे को मिलेंगे, बिल्कुल। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके।